नमस्कार, स्वागत है आपका। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आपके अपने शो बिग एंड बोल्ड का और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। बिग एंड बोल्ड में आज दिखाएंगे जब चला हिस्ट्री शीटर पर योगी पुलिस का हंटर तो कैसे किया बदमाशों ने थाले में सरेंडर। आपको दिखाएंगे आज कि 2024 के लिए बीजेपी का एक्शन प्लान क्या है, किसे मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी और कैसे होगी जीत की तैयारी। पूरी डिटेल आपके सामने होगी। आपको बात होगी बुर्के वाले लव जिहाद की। मुस्लिम लड़की के जाल में कैसे फंसा एक आकाश। शबाना की पूरी कुंडली आज बिग एंड बोल्ड में आपके सामने होगी। और तिहाड़ से महाठग सुकेश चंद्रशेखर का नया जो कारनामा है वो भी आज बिग एंड बोल्ड में आपके सामने होगा। जैकलीन से क्यों कहा कि तुम सिर्फ आना तो काली ड्रेस पहन कर आना। ये पूरी खबरों की हर डोज आपके सामने होगी। लेकिन आपको पहले बताऊं कि जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला की चेन लूट ली। घटना को अंजाम देने के लिए दोनों बदमाश एक बाइक पर सवार होकर आए और इसी दौरान पीड़ित महिला अपने पोते को ट्रेन पर सड़क के किनारे घुमा रही। तभी एक बदमाश ने पीछे से महिला की गर्दन पकड़ी, चेन को झपटने की कोशिश की। महिला ने हिम्मत दिखाई, बदमाश का हाथ पकड़ा, फिर उस बदमाश ने महिला को जमीन पर गिराया और कुछ दूरी तक घसीटा चला गया। आखिरकार बदमाश ने महिला की चेन लूट ली। बताया गया कि पीड़ित महिला रिटायर्ड टीचर। तो लखनऊ में एक पैसेंजर प्लेन जब सड़क पर उतर गया तो लंबा जाम लग गया। ये प्लेन सड़क पर लैंड नहीं हुआ बल्कि स्क्रैप प्लेन को एक ट्रक पर रखकर ले जाया जा रहा है। लेकिन जब ये ट्रक इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर ओवर ब्रिज पर चढ़ा तो इतना भारी प्लेन लेकर नीचे उतर नहीं पाया। ऐसे में ट्रक के पीछे आ रही गाड़ियां काफी देर तक फंसी रहीं और प्लेन को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफी मशक्कत के बाद ट्रक को किसी तरह ओवर ब्रिज से उतारा गया और तब जाकर के वहां लगा जाम खुल पाया। ये तस्वीरें जरा देखिए। स्क्रैप प्लेन को देखने के लिए जब भीड़ उमड़ी थी, लोग कौतूहल में आ गए। लोग समझ नहीं पाए कि ट्रक के ऊपर प्लेन सवार करके कहां ले जाया जा रहा है। ट्रक की जो क्षमता थी वो ट्रेन के भाग की वजह से थोड़ा कम दिखाई पड़ी और इसीलिए उस ओवर ब्रिज को पार ट्रक एक बार में कर नहीं पाया। लंबा जाम लगा और लोगों ने इस नजारे के मजे लिए। वह जंगल का सबसे खूंखार शिकारी जब रिहायशी इलाके का रुख करता है तो हड़कंप मच जाता है। लेकिन यूपी के पीलीभीत से आबादी के बीच पहुंचे एक टाइगर की ऐसी तस्वीर आई जो शायद पहले कभी देखी नहीं होगी। अटकोना गांव के लोगों की सुबह खूंखार टाइगर की दहाड़ से थी, जिसके बाद पूरे गांव की सांसें थम गई। ये टाइगर एक घर की बाउंड्री वॉल पर बैठा था। नींद में लग रहे इस बाघ को भगाने के लिए लोगों ने टॉर्च की रोशनी मारनी शुरू की। शोर मचाया। ऐसे में टाइगर उठकर बैठ तो गया लेकिन न तो दीवार से उतरा न किसी पर हमला किया। ऐसा लगा जैसे टाइगर ने इस दीवार पर ही अपना ठिकाना बना लिया, क्योंकि अंधेरे से उजाला हो गया। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन ये बाघ 6 घंटे तक जस का तस बैठा रहा। बाघ की खबर जंगल में आग की तरफ फैली तो मजमा लग गया। जो लोग सुबह तक टाइगर के नाम से घबरा रहे थे वो लोग बाघ के इतना करीब पहुंच गए जो खतरनाक साबित हो सकता था। इस दौरान वन विभाग ने बाउंड्री वॉल के आसपास जाल लगा दिया ताकि जब टाइगर भागने की कोशिश करे तो उसे पकड़ा जा सके। लेकिन एक टाइगर तो यहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में रेस्क्यू टीम ने पिंजरा मंगवाया और टाइगर पर ट्रैंक्विलाइज गन से फायर किया, जिसके बाद शुरू हुई उसे पिंजरे में डालने की कवायद। लेकिन सुस्त दिख रहा है टाइगर पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ और वन विभाग के कर्मचारी उसके साथ जूझते नजर आए। टाइगर के चेहरे को ढकने के लिए कई कपड़े डाले गए। तभी बेहोशी की हालत में दिख रहे टाइगर ने उठकर चलना शुरू कर दिया। ऐसे में सभी कर्मचारी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए, क्योंकि टाइगर भले ही सुस्त था लेकिन रेस्क्यू टीम को पता था कि अगर इस हालत में भी उसने हमला किया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। टाइगर के साथ ये नूरा कुश्ती काफी देर तक चलती रही और आखिरकार उसे पिंजरे में कैद किया गया। और अब बात यूपी के बरेली की, जहां का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। इस शख्स की पहचान 24 साल के आकाश मौर्य के तौर पर हुई। आकाश की पत्नी लक्ष्मी का आरोप है कि उसके पति से जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। आकाश की पत्नी के मुताबिक शबाना खान नाम की महिला ने उनके पति को पहले प्यार के जाल में फंसाया और फिर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया। कथित तौर पर आकाश बीते 4 महीने से शबाना से फोन पर बात करता था। सोशल मीडिया पर 15 सेकंड के वीडियो में आकाश मौर्य टोपी पहने नजर आ रहा है। इसमें आकाश ने लिखा कि आज मैं मुस्लिम बन गया। तो वहीं अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जोरदार तैयारियां हैं, तो वहीं इस पर सियासत भी चरम पर है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को निमंत्रण में 24 की हार नजर आ रही। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग को बाबरी मस्जिद याद आ रही। तो वहीं उन्हीं के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म पर सीधा अटैक करने से बाज नहीं आ रहे। अखिलेश यादव की नसीहत के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान रुक नहीं रही। दिल्ली में एक जनसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा करार दे दिया। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं
स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके। राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी राम के नाम पर सिर्फ मार्केटिंग कर रही है ताकि 2024 में वोट की राजनीति कर सके। भाजपा तो केवल राम मंदिर का मार्केटिंग कर रही है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं तो वहीं उनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क को बाबरी मस्जिद याद आ गई। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हालांकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता हिंदू धर्म और राम मंदिर को लेकर सियासी बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी की सांसद और अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव न्योता मिलने पर प्राण प्रतिष्ठा में जाने को तैयार है। अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। जिनको नहीं बुलाया गया वो आने को तैयार है, जिन्हें बुलाया जा रहा है वो इनकार कर रहे हैं। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी को बुलावा भेजा गया, लेकिन इंडी गठबंधन से जुड़ी मजबूरी कहें या वोट बैंक को बचाने की मजबूरी, येचुरी ने साफ किया कि वो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रहे हैं। जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने येचुरी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, जिनका नाम सीताराम नहीं जाएंगे अयोध्या था। राजनीतिक विरोध तो समझ आता है, किंतु अपने नाम से भी इतनी घृणा किसी को हो वो कम्युनिस्ट ही हो सकता है। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रही सियासत के बीच राम की नगरी अयोध्या जगमगा रही है। 30 तारीख को पीएम अयोध्या पहुंचेंगे। पीएम मोदी अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम रोड शो करते हुए सड़क मार्ग से अयोध्या रेलवे स्टेशन तक जाएंगे, जहां पीएम वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रोड शो के दौरान पीएम मोदी जिस रास्ते से गुजरेंगे वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। रोड शो के दौरान पुष्प वर्षा भी की जाएगी। पीएम का रोड शो करीब 15 किलोमीटर लंबा होगा, जो NH-27 धर्मपथ, लता मंगेशकर चौक, टेढ़ी बाजार, मोहबरा चौराहे से होते हुए अयोध्या रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगा। पीएम मोदी रेलवे स्टेशन को हवाई अड्डे से जोड़ने वाले 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे। अयोध्या में पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं यूपी में बदमाशी करने वालों की दिन रात सिर्फ 2 चीजें नजर आती हैं, एक सीएम योगी का चेहरा और दूसरा यूपी पुलिस का डंडा। और यही वजह कि बदमाश खुद थाने पहुंच करके अपराध ना करने की कस्में खा रहे हैं। हाथ में तख्तियां लेकर थाने में लाइन में खड़े वो लोग जो कभी बदमाश हुआ करते थे। इनमें से कोई चोर था, कोई लुटेरा, तो कोई अपने इलाके का बदमाश हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में सभी हिस्ट्री शीटर सुधरने की राह पर है। वो भी क्यों ना, यूपी में योगी की पुलिस का खौफ कुछ ऐसा ही है। तस्वीरें हरदोई के अतरौली थाने की हैं। यहाँ एक साथ 74 हिस्ट्री शीटर पहुंचे। सभी के हाथ में एक पेपर था जिस पर लिखा था कि मैं अपराध से तौबा करता हूं, मैं दोबारा कोई अपराध नहीं करूंगा। थाने पहुंचे इन हिस्ट्री शीटर्स ने एक एक करके अपना नाम, पता और हिस्ट्री शीट दर्ज करवाई। इसके बाद इन सभी हिस्ट्री शीटर्स ने एक साथ एक सुर में अपराध न करने की शपथ ली कि भविष्य में कभी भी अपराध नहीं करेंगे। तो वहीं पुलिस अधिकारी ने साफ कर दिया कि अपराध तो दूर की बात, इलाके में अगर कोई अपराध होने वाला है तो उसकी सूचना भी पुलिस को देनी है, नहीं तो अंजाम क्या होगा ये वो हिस्ट्री शीटर जानते हैं। हमें आप देखो अपराध न होने दो, और अगर अपराध होता है तो होने से पहले सूचना दो, होने के बाद सूचना देने लायक नहीं रहो। अतरौली थाने में इन सभी हिस्ट्री शीटर को एक साथ बुलाने का मकसद डराना या धमकाना नहीं, बल्कि पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया कि अनावश्यक रूप से इन लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा, बस इन्हें अपराध से दूर रहना है। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक पैसेंजर ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये घटना उस वक्त हुई जब पूर्णा परली पैसेंजर ट्रेन नांदेड़ स्टेशन के करीब पहुंची। आग लगने की वजह से ट्रेन की एक बोगी को खासा नुकसान पहुंचा। उस बोगी के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। वक्त रहते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत इस आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी तरह के बड़े जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। ट्रेन में आग लगने की वजह का पता चल नहीं पाया और हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। आपने स्पेन की मशहूर के पार पूरी खबर बताएंगे, लेकिन पहले देखिए उत्तराखंड के रुड़की में आज बड़ा हादसा हो गया। उत्तराखंड के रुड़की में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। 7 लोगों की दबकर मौत हो गई। हादसा चिमनी में ईंट भरते वक्त हुआ। घायलों का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना क्यों और कैसे हुई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। दिल्ली के नरेला में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की लिफ्ट में अचानक खराबी आने के बाद एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे में एक मजदूर की हालत गंभीर है। दावा यह कि लिफ्ट में गड़बड़ी आने के बाद फंसे लोग 1 घंटे तक मदद की गुहार लगाते रहे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। यूपी के बरेली में घने कोहरे के चलते हाईवे पर हादसा हुआ। एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 28 लोग घायल हुए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर की कुर्की हो गई। गेट का ताला तोड़कर प्रयागराज पुलिस अंदर दाखिल हुई। कुर्की को लेकर 2 दिसंबर को नोटिस चस्पा कर दिया गया था। जिस 3 मंजिला मकान को कुर्क किया गया वो गुड्डू मुस्लिम की पत्नी चांद बीवी के नाम पर है। वारदात के बाद से पूरा परिवार फरार है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ के बीच नया स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल से लैस आईएनएस इम्फाल वॉरशिप भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस इम्फाल को मुंबई डॉकयार्ड में कमीशन किया। ये वॉरशिप नौसेना की पश्चिमी कमान में शामिल होगा। तो बीजेपी ने 2024 का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने 19 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार किया है। बीजेपी ने अब की बार 400 पार का फॉर्मूला तैयार किया। 3 से 4 लोकसभा सीट को मिलाकर के एक क्लस्टर बनाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 3 से 4 लोकसभा बराबर एक क्लस्टर और एक सीनियर लीडर को इस क्लस्टर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हर लोकसभा के प्रभारी और संयोजक तैनात किए जाएंगे। टॉप लीडरशिप कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करे। जिला और प्रदेश लेवल पर ज्वाइनिंग टीम का गठन किया जाएगा। 30 जनवरी से पहले लोकसभा चुनाव दफ्तर शुरू कर दिए जाएंगे। हर क्लस्टर में सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए टॉप गियर लगा दिया जाएगा। हर जोन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की जाएगी। हर राज्य में युवा SC ST सम्मेलन किए जाएंगे। नए मतदाताओं के साथ युवा मोर्चा के जो नेता हैं वो बैठक करेंगे और जनवरी और फरवरी में गांव चलो अभियान की शुरुआत की जाएगी और जीते और हारे सभी तरह के बूथों का बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा। ये माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी का लोकसभा चुनाव को लेकर। तो वहीं इंडी गठबंधन में चल रही तनातनी के बीच लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने बैठे बिठाए एक मुसीबत मोल ले ली। आरजेडी ने पटना में अपने दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया जिसमें पीएम मोदी को कठपुतली कलाकार की तरह दिखाया गया और उनकी उंगली के इशारे पर लोकसभा, राज्यसभा, चुनाव आयोग और ईडी को नाचते दिखाया गया। पोस्टर के कोने पर तेजस्वी यादव और लालू यादव की बड़ी तस्वीरें नजर आई। मगर इस पोस्टर को लगाते वक्त शायद आरजेडी ये भूल गई कि जब जब विरोधियों ने पीएम मोदी पर सीधी तरह से इसी तरीके के व्यक्तिगत हमले किए तब तब पीएम मोदी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे हैं। तो इजराइल का ऐलान, ईरान बनेगा कब्रिस्तान। खबर पूरी डिटेल के साथ लेकिन पहले देखिए पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कोलकाता में बीजेपी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिम बंगाल स्टेट लीडरशिप के साथ मीटिंग कर पार्टी की मजबूती पर चर्चा की गई। दोनों नेता कालीघाट के काली मंदिर पहुंचे, पूजा पाठ किया। इससे पहले उन्होंने वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा बारा सिख संगत में प्रार्थना की। विपक्षी दलों की अलायंस इंडी ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं। दिल्ली की चौथी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस घोषित करने के प्रस्ताव पर रार खत्म नहीं हो रही। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खफा होने की बात सामने है। शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं। इशारे ही में उन्होंने ये भी कहा कि 1977 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम पद का फेस घोषित नहीं किया गया था। नए साल से पहले बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में बड़ा उथल पुथल हो सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पद से मुक्त किए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये कि 28 और 29 दिसंबर को पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार को कमान सौंपी जा सकती है। राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने पिछली गहलोत सरकार में शुरू की गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्न प्रोग्राम को 31 दिसंबर से खत्म करने के आदेश जारी कर दिए। यंग इंटर्न कार्यक्रम में शामिल होने वाले युवाओं को सरकारी योजनाओं का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अगर सरकार को इस योजना के नाम से परेशानी थी तो नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हो सकता था, लेकिन 5000 युवाओं की सेवाएं खत्म करना सही नहीं। WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया कि उनकी पहलवानी की किसी भी एक्टिविटी में कोई भागीदारी नहीं। उन्होंने कहा कि 12 साल जो भी अच्छा है बुरा काम किया, अब मैं इससे अलग हूं। संजय सिंह काफी समय से रेसलिंग से जुड़े हैं। तो पिछले 4 दिनों से जो डंकी फ्लाइट फ्रांस की राजधानी पेरिस में नए साल के मौके पर आप लोग कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। मतलब वहां पहुंचकर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मैं क्या होता था सुनिए जरा। कश्मीर घाटी में बर्फबारी की वजह से तापमान लगातार गिरता जा रहा है। राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शोपियां में पारा गिरकर -6 और मौसम विभाग का अनुमान है कि 31 दिसंबर तक वहां तापमान में इसी तरह की गिरावट दर्ज होती रहेगी। फिलहाल कश्मीर के गुलमर्ग में लगातार बर्फबारी है और वहां सैलानियों की तादाद बढ़ती जा रही है। लोग बड़ी तादाद में बर्फबारी का आनंद उठाने जा रहे हैं। तो अगर आप कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो ठंड से बचने के पूरे उपाय करके जाइएगा।
और आगे बिग एंड बोल्ड क्विक में दिखाते हैं आपको कि साहिबजादों की शहादत को पीएम मोदी का नमन। वीर बाल दिवस के मौके पर आज पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचे। साहिबजादों की शहादत को नमन करते हुए कहा कि शौर्य के पराकाष्ठा के सामने उम्र मायने नहीं रखती। आज का भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। हमें भारत को विकसित बनाने के लिए जीना है। भगवान बिरसा मुंडा और गुरु गोविंद सिंह का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। शेयर बाजार आज तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 229 अंकों की बढ़त के साथ 71,336 पर बंद हुआ, तो निफ्टी भी 91 अंकों की दौड़ लगाते हुए 21,441 पर पहुंचा। सराफा बाजार की बात करें तो आज सोना और चांदी में एक बार फिर चमक दिखाई दी। विश्व में भारतीय करेंसी का डंका बज रहा है। भारत ने पहली बार यूएई को क्रूड के लिए रुपए में भुगतान किया। वैश्विक स्तर पर भारतीय रुपए को बढ़ावा देने के लिए इसे अहम और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इससे दुनिया भर में भारतीय करेंसी की मांग बढ़ सकती है। इससे पहले भारत ने रूस को भी कच्चे तेल का भुगतान रुपए में किया था। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के 6 और नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों को खत लिखा। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई। दिल्ली की जेल से 500 करोड़ की ठगी को अंजाम देने वाला महाठग सुकेश चंद्रशेखर का एक और स्कैंडल सामने आया। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन को जेल से सुकेश ने विदेशी नंबर से दर्जनों मैसेज की। व्हाट्सएप पर एक मैसेज में सुकेश ने लिखा, कोर्ट में ब्लैक सूट पहनकर आना। जैकलीन ने दिल्ली पुलिस को इसकी शिकायत की है। और इसमें बड़ी खबर दिल्ली से, जहां इजराइल एम्बेसी के पीछे एक धमाके की खबर सामने आई है। बिग एंड बोल्ड ब्रेकिंग बता रहे हैं आपको राजधानी दिल्ली से, जहां इजराइल एम्बेसी के पीछे एक धमाके की खबर है। धमाका क्यों हुआ, कैसा धमाका था, इस बारे में फिलहाल जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ये इस वक्त इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन टीम्स वहां पहुंच चुकी हैं। दिल्ली पुलिस की टीम आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजधानी दिल्ली की, जहां इजराइल एम्बेसी के पीछे एक धमाका सुनाई पड़ा और उस धमाके के बाद तुरंत वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी एक्शन में आए। प्रोटोकॉल के तहत जो सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात थे, सबसे पहले वो पहुंचे वहां पर। उसके बाद अन्य एजेंसीज को खबर दी गई। तुरंत दिल्ली पुलिस के बाकी जवान वहां पहुंचे। बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लगातार वहां पहुंच रही हैं और एम्बेसी का चूंकि संवेदनशील इलाका होने के चलते, एक हाई प्रोटोकॉल, हाई सिक्योरिटी इलाका होने के चलते, वहां पर अब पूरी तरीके से जांच की जा रही है। धमाके के पीछे की वजह की भी और आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए वापस लौट रहे हैं। में नाम की चर्चा है और नाम है हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव का। मुन्ना यादव, उसके बेटे की गोली से एक पुलिस वाले की मौत हो गई और इसी के बाद सवाल यह कि क्या गाड़ी फिर पलटने वाली, क्या मुन्ना यादव के अवैध कब्जे वाले घर पर बुलडोजर चलने वाला है? क्योंकि जिस मकान को मुन्ना यादव ने गांव में एंट्री करने से पहले बना था, उसमें हमले के लिए सारे इंतजाम थे। अब बारी योगी की पुलिस की है और हिसाब भी पुलिस अपने तरीके से। ये मुन्ना यादव का वॉच सेंटर करीब 40 फीट ऊंचा। इस लोकेशन से मुन्ना यादव 2 किलोमीटर तक नजर रखता था। वॉच सेंटर की दीवार पर चारों तरफ होल्स बनाए गए। इन्हीं से मुन्ना यादव और उसका बेटा फायरिंग करता था। मुन्ना यादव के इस आलीशान मकान में 10 से ज्यादा सीसीटीवी थे। हर कोने पर, हर एंगल पर 24 घंटे वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा। कोई भी काम वाला मुन्ना यादव के इस मकान में घुस नहीं सकता था। उसकी मर्जी के बगैर फटक नहीं सकता था। मुन्ना यादव ने इंतजाम कर रखा था कि पुलिस वाले भी आएंगे तो क्या करना होगा। और सोमवार की रात को दिख भी गया। पुलिस वाले मुन्ना यादव के घर पहुंचे। उसके एनकाउंटर का कोई प्लान नहीं था। हत्या के केस में कोर्ट के ऑर्डर के बाद सिर्फ गिरफ्तारी करनी थी। मगर मुन्ना यादव तैयार था। जैसे ही सीसीटीवी के जरिए पुलिस वालों को घर के पास आते देखा, अपने बेटे के साथ ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। देखिए, ये अशोक उर्फ मुन्ना का घर है। ये इलाका है धरणीधरपुर। इसी घर से
अपराध की सल्तनत अशोक उर्फ मुन्ना यादव चलाया करते थे। ये पूरा अवैध किला बनाया हुआ है। पुलिस पर किसी भी दबिश से पहले निगरानी रखने के लिए यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। 2 जो जगह हैं, हालांकि अभी सीसीटीवी कैमरा पुलिस ने तोड़ दिया, लेकिन ये गवाह है कि यहां पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जाती थी। केवल गेट पे कैमरे नहीं लगे, बल्कि मकान के चारों हिस्सों पर, चारों दिशाओं पर ये कैमरे लगा रखे थे। कन्नौज के धरनीधरपुर गांव में सोमवार रात 5 घंटे गोलियां चली। पहले मुन्ना यादव और उसके बेटे ने फायरिंग की, फिर पुलिस ने जवाब दिया। एक गोली सिपाही सचिन राठी के पैर में लगी, जिसके बाद ज्यादा खून बहने की वजह से सचिन राठी की मौत हो गई। गोली की तड़तड़ाहट देखकर पुलिस ने आक्रामक रणनीति अपनाई। मुन्ना को अंदेशा हो गया कि बेटे को और पत्नी के साथ आज पकड़ लिया जाएगा, इसलिए अंधेरा होते ही भागने की कोशिश की। खेतों में छिपकर पुलिस को चकमा देना चाहा, मगर पकड़ा गया। अंदाजा लगाइए मुन्ना यादव के पास कितने खतरनाक हथियार होंगे, कितना बारूद होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फायरिंग उसी की तरफ से हुई, 30 राउंड से ज्यादा। और मुन्ना यादव अपना यह रुतबा चलाता था योगी राज में। टावर की जरूरत इस वजह से थी कि यहां से निगाह रखी जा सके पूरे इलाके में। अगर कोई खौफ की सल्तनत चलाता है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आसपास क्या एक्टिविटी चल रही है उस पर नजर रखी जाए। क्या कोई ऐसा एक्शन लिया जा रहा है जो इस गुर्गे के खिलाफ हो, तो फिर फौरन उसका काउंटर किया जाए, जैसा कि काउंटर कल देखने को मिला। उसके लिए यहां पर एक टावर बना रखा है और यहां पर बंदूक से फायरिंग करने के लिए, असलाहों से फायरिंग करने के लिए बाकायदा छेद बना रखे हैं कि आप खुद तो शेल्टर लिए ही रहें, लेकिन आपको आक्रामक होना है, गोलीबारी करनी है, तो इन छेद से बंदूक की नाल निकालकर यहां से गोलीबारी की जा सके। तो उसके लिए विशेष व्यवस्था यहां पर इस जो घर है, घर रूपी जो किला है, वहां पर की हुई थी अशोक उर्फ मुन्ना ने। जब जैसे अंधेरा हुआ तो इन्होंने अंधेरा का फायदा उठाने का कोशिश किया। ये अंधेरा का फायदा उठाते हुए भागने लगे और उन्होंने साथ ही पुलिस पे भी फायर कर रहे थे। पुलिस ने इन पे जवाबी फायर किया, जिनसे इनके पैर में गोली लगी। घर में ये जो अशोक उर्फ मुन्ना था और साथ ही इसका बेटा टिंकू, ये लोग पुलिस पे फायर कर रहे थे। इसकी पत्नी भी घर में थी, इनके द्वारा भी पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। इन सभी को पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। जवाबी फायर में अशोक और इनके जो बेटा है टिंकू, इनको गोली लगी है। इनको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। इसमें इन सभी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। मुन्ना यादव न सिर्फ दबंग था, बल्कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत खतरनाक। मुन्ना यादव पर 20 केस दर्ज, जिसमें 3 हत्या के और 3 हत्या की कोशिशों के। इसी दबंगई के दम पर मुन्ना ने अपनी पत्नी को 2015 में गांव के प्रधान बनवाया। कहते हैं कि उसके खिलाफ कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था। दबदबा इतना ज्यादा कि कई मुकदमों के बाद बाहर घूमता था। पुलिस पर भी उसने कई बार उल्टा दबाव बनाया। मगर जैसे ही यूपी में योगी सरकार आई तो मुन्ना यादव की हेकड़ी बंद हो गई। उसने घर से निकलना बंद कर दिया, मगर असलहों से लैस कुछ लोगों को अपने घर में पनाह दे रखी थी, जो वॉच टावर से हर आने जाने वाले पर नजर रखते थे। कैमरा तो लगे बाकी घर पे, जो तो हम आते जाते देखे, घर पे तो नहीं जाते, लेकिन रास्ता आए इधर तो रास्ते में देखे कैमरा लगे, लाइटें लगी, रात में लाइटें जगाओ तो नहीं। अच्छा, तो कभी बातचीत हुई कि क्यों, मतलब इतनी सिक्योरिटी क्यों लगा रखी है, बंदूक निकालने के लिए छेद भी? उनकी गांव में ही बुराई थी, पहले 2-1 मर्डर हुए थे, इसलिए मर्डर हुए थे। अच्छा, उनमें आरोपी था ये? हाँ, उनमें आरोपी था। अच्छा, अब मुकदमे बाबा हाथे पहले होंगे तो होंगे। तो जैसे गांव में चर्चा चलती है कितने मुकदमे थे, कौन कौन लोग मारे थे? अब मारे का उन्होंने मारे थे, उन्होंने वो तो उनका कंप्रोमाइज हो गया था आपस में। अच्छा, कितने लोग मरे थे उसमें? एक इनकी तरफ से मरा था, 2 उनकी तरफ से मरे थे। घर के अंदर कभी गए? अंदर नहीं जाते, अंदर बुलाता नहीं था? नहीं, जाते ही नहीं थे अंदर। अच्छा, बाहर ही मिल जाता था वो? नहीं मिलने वो कौन थे, जैसे जाए रे रास्ते में खड़े राम राम करी तो कर ली, प्रधान तो आकर मौजा। अच्छा, वैसे लोगों से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करता था? हाँ, वैसे किसी मतलब नहीं रखते थे, मतलब नहीं रखता था इस गांव के लोगों से। कल रात बहुत बड़े अपराधी का एनकाउंटर हुआ। वो मरा नहीं, लेकिन उसका साम्राज्य खत्म हो रहा है। सीएम योगी का क्लियर मैसेज ये कि यूपी में न तो अतीक का राज चलेगा, न मुन्ना यादव का आतंक।
पिछली सरकारों में माफियाओं और अपराधियों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती थी। इक्का दुक्का एक्शन हुए तो अपराधी पुलिस पर हावी हो जाता था। जो केस दर्ज थे उसमें सुनवाई नहीं होती थी। मगर योगी राज में इन अपराधियों से डील करने का तरीका बदल गया। माफियाओं और अपराधियों की नॉन स्टॉप होती लिस्टिंग से मुन्ना यादव कांप गया। उसे डर था कि उसका हाल भी वैसा ही ना हो जाए, क्योंकि 5 थानों की पुलिस ने मुन्ना यादव के घर को घेर लिया था। हर किसी के जहन में विकास दुबे वाली बात आ गई। मुन्ना यादव ने एक पुलिस वाले की हत्या कर दी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो रिकॉर्ड है उसे देखकर गांव में अब ये चर्चा होने लगी है कि क्या मुन्ना यादव की गाड़ी पलटेगी? क्या मुन्ना यादव का वही हस होगा जो डर यूपी के बाकी अपराधियों को सताए रहता है? क्योंकि योगी राज में इतना तो तय है कि जो पुलिस वाले की जान लेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पिछले 6 सालों के दौरान यूपी में 194 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया। इन सभी अपराधियों ने या तो पुलिस पर गोली चलाई या पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश की, और वैसी ही कोशिश की कन्नौज के मुन्ना यादव ने। और मुन्ना की गलती नहीं बल्कि गुनाह है। से इत्तेफाक रखते हैं, इससे सहमत हैं कि भाई अगर पुलिस पे कोई उसके इकबाल को चुनौती देने की कोशिश करे तो अंजाम बुरा होना चाहिए? वो तो जो है वो जो करेंगे तो वो देखेगा, जो प्रशासन करेगा तो वो देखेंगे। हम क्या उसको बताएं? आप कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, मतलब कार्रवाई तो सख्त होनी चाहिए। अरे कोई गलत कानून करेगा तो प्रशासन उस पर खुद शिकंजा कसेगी। मतलब बुरे काम का बुरा नतीजा होता ही है। हाँ बिल्कुल, वो तो होता ही है। दादा, हमने देखा है कि सरकार, जैसे बिकरू कांड हुआ था, आपको याद होगा, आप ही के पड़ोस में कानपुर में, तो 9 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई और फिर एक ट्रेंड चल पड़ा कि जिसने पुलिस को आंखें दिखाई वो गया काम से। अब हम उधर बात कर रहे थे, कह रहे थे मुन्ना यादव की गाड़ी कहीं पलटेगी तो नहीं? अब जामा साहब ऐसी बात है कि सरकार के आधार की बात है, सरकार जैसे कुछ करा हम तो जाना कैसे करता। आप सही बात है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ज्यादा सरकार की बात है। पुलिस प्रशासन और उसके बीच का मामला है। पुलिस प्रशासन और जो करेगा सो भरेगा, जो नियम हो उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए वही, और जैसी करनी वैसी भरनी। कन्नौज में पुलिस की टीम पर हमले के बाद गांव वाले भले ही चुप, मुन्ना का डर भले ही बोलने से रोक रहा हो, मगर सोशल मीडिया पर मुन्ना यादव ट्रेंडिंग। हर दूसरा शख्स गाड़ी पलटने पर जोर दे रहा है। योगी से इंसाफ की मांग हो रही है, क्योंकि मुन्ना यादव और उसके बेटे की गोली से जिस पुलिसकर्मी की मौत हुई उसकी 5 फरवरी को शादी होनी थी। सिपाही सचिन राठी 2019 में पुलिस में भर्ती हुआ। वो मुजफ्फरनगर के शाह डब्बर का रहने वाला था। इसके विरुद्ध हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट के 20 से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे। ये थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। आज थाना छिबरामऊ और विशुनगढ़ थाने पुलिस की संयुक्त टीम इसकी गिरफ्तारी हेतु सूचना पर इसके घर पे गई थी। जब पुलिस इसके घर पे पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसमें थाना विशुनगढ़ के आरक्षी सचिन राठी को पैर में गोली लगी। अशोक उर्फ मुन्ना यादव का खौफ इलाके में 20 सालों से जारी था, मगर अब योगी राज में चैप्टर क्लोज होगा। दबंगई की बुनियाद पर जिस साम्राज्य को खड़ा किया उस पर एक्शन लिया जाएगा। अशोक उर्फ मुन्ना यादव के घर से 2 तमंचे बरामद हुए। एक डबल बैरल राइफल भी उसके घर से पाई गई। मुन्ना यादव पर किसका हाथ था, इस एंगल से जांच शुरू हो चुकी है। तहसीलदार की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम ने मुन्ना यादव के मकान की जांच शुरू कर दी। इंची टेप से कोने कोने को नापा जा रहा है और इस समझने की कोशिश कि आखिरकार खेतों के बीचों बीच उसने मकान कैसे बनवा लिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम यहां पर पहुंची है। जो अवैध अतिक्रमण करके उसने अपना मकान खड़ा किया था, जो ग्राम पंचायत की जमीन है, चक्रोट है, वहां पर अब पैमाइश की जा रही है। देखिए, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम पैमाइश कर रही है। ये पूरा फीता लेके पूरे गांव में पैमाइश की जा रही है और अगर जांच में ये तथ्य सामने आता है तो उस जो प्रॉपर्टी है इसके खिलाफ डिमोलिशन की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुलडोजर नीति जो योगी सरकार की है वो इस वजह से है कि माफियाओं का नेटवर्क दोबारा खड़ा ना हो सके और एक मैसेज पूरे इलाके में दिया जा सके, और वही मैसेज देने की कोशिश आज हो रही है। इलाके में मुन्ना यादव की जितनी भी संपत्तियां हैं उनकी जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि अगर किसी तरह की खामी पाई गई तो बुलडोजर एक्शन होगा, और ये डायरेक्शन कन्नौज ही नहीं बल्कि लखनऊ से भी है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी रास्ते पर अवैध कब्जे का आरोप मुन्ना यादव पर है, जिसे लेकर टीम ने अपनी रिपोर्ट लखनऊ भेज दी। अगर अवैध कब्जे की रिपोर्ट सही पाई गई तो गुरुवार को बुलडोजर चलाया जा सकता है।
खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कह चुके हैं कि यूपी में अपराधियों की कोई जगह नहीं, फिर चाहे वो किसी भी कोने में हो। एक पुलिसकर्मी की जान गई है, इतने खूंखार इरादे समझे जा सकते हैं कि पुलिस जब सामने है, अच्छे से अच्छा अपराधी पुलिस पर गोली चलाने से घबराता है। लेकिन